As you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business economics, and in this part we are going to cover the most important topic of this topic, that is cost. राइट सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। कॉस्ट का जो टॉपिक है जिसमें आपका रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, सो वो हम कवर अप करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी कर्व्स के रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो पूछा जाता है मोस्टली आपसे, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझेंगे। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट हमने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट बताया था, एवरेज कॉस्ट बताया था, मार्जिनल कॉस्ट भी बताया था, जिसमें हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है मार्जिन मीन्स एडिशनल जो यूनिट आप बना रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, वो होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो एडिशनल, मार्जिनल से वर्ड याद रखना, एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल मीन्स एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशन कब होता है? जब आप एक कुछ और जोड़ते हो ना। तो जब एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसकी वजह से जो भी आपके टोटल कॉस्ट में कॉस्ट बढ़ती है एडिशन में, उसे ही हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन। देखो अब आता है ना कि मार्जिनल कॉस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, टोटल कॉस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि कहाँ तक उसका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो ऑप्टिमल है, मीन्स यहाँ तक अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रॉफिट में है, ठीक है। उसकी कॉस्ट जो है उसके प्रॉफिट को नहीं खा जाएगी। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है और प्रॉफिट फिर हो ही नहीं रहा है, मतलब उतना आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने कॉस्ट ही इतनी ज्यादा कर दी है कि उसका अगर बेचोगे भी तो उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके बाद अगर आपने यूनिट बढ़ाई, मान लो 100 बना रहे हो, तो आपको पता चल के 100 में जो भी मेरी कॉस्ट आ रही है बस बिल्कुल सही आ रही है। इसके बाद मैं अगर करता हूँ प्रोडक्शन तो मेरा क्या है, कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगी कि मुझे आगे जाके उस चीज को बेच के प्रॉफिट भी नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। तो ये एक प्रोड्यूसर को आइडिया लग जाता है अगर वो कॉस्ट की स्टडी करता है तो, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट किससे बना हुआ है आपको पता है कि टोटल कॉस्ट, मान लो 2 यूनिट बना रहे थे तो कॉस्ट 20 आ रही थी। 2 समोसे बना रहे थे आप तो आप 20 रुपए कमा रहे थे। आपने सोचा चलो एक काम करते हैं 3 समोसे बना देते हैं, कि मान लो डिमांड आ गई कुछ भी, आपने सोचा 3 बनाएंगे, 3 बना दिया तो आप जो है वो 30 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब एक समोसा और बनाने से आप कितना एडिशन कमा रहे हो, पहले 20 कमा रहे थे 2 पे, 3 बनाया तो टोटल 30 कमा रहे हो। तो इसका मतलब एडिशनल कितना कमा रहे हो, 10 रुपए और। तो ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट में इनकर्ड हुई जब आपने एक और यूनिट क्या प्रोड्यूस किया। ये कॉस्ट क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट आपने देखा कि टोटल कॉस्ट में एडिशन से बना है, ठीक है। जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट 400 रुपए था और टोटल कॉस्ट 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो 600 रुपए। इसका मतलब एडिशनल कितनी कॉस्ट आई, तो आपने देखा कि जब एक एडिशनल यूनिट बनाई मैंने, 2 से 3 पे आया, एक एडिशनल यूनिट बनाई तो मेरी जो कॉस्ट उसकी आई है वो आई है 200 रुपए, जो मेरे टोटल कॉस्ट में ऐड हुई, ठीक है। तो ये है कि टोटल कॉस्ट बना किससे है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से। उसी तरीके से भाई टोटल कॉस्ट से ही तो एडिशन है मार्जिनल कॉस्ट का, तो मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि 2 यूनिट बना रहे थे तो आपने देखा कि आपको 400 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही थी। फिर आपने सोचा हम 3 यूनिट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, आपकी कॉस्ट 600 आ गई। इसका मतलब ये जो आपने एडिशनल यूनिट बनाई ना, 2 से 3 पे आ गया, इसका मतलब जो एडिशनल 1 यूनिट आपने और बनाई है उसकी आपकी कॉस्ट कितनी आई होगी। तो आप देख सकते हो 600 में 400 गया, दैट इज 200 रुपए, ठीक है। तो एडिशनल जो हुआ आपका टोटल कॉस्ट में वो कहती हैं आप उसको मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके फर्दर चीज़ों पे कि फॉर्मूला वगैरह क्या है। सो फॉर्मूला अगर आप देखो तो फॉर्मूला कहता है कि MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। एन डिनोट करता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। MCN मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट। nth यूनिट मतलब जिस भी यूनिट का आपको निकालना है। मान लो 2 बना रहे थे अब 3 बना रहे हो, तो जो थर्ड यूनिट बनाई, एक्स्ट्रा बनाई ना, पहले 2 बनाए थे अब 3 बना रहे हो, तो थर्ड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट कितनी है वो कैसे निकालोगे, जो टोटल कॉस्ट आपकी थी जब आप n यूनिट बना रहे थे, मतलब कि जब पूरी यूनिट जो भी आपने बना ली, जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जांपल अगर देखो तो अब n यूनिट हमारा क्या है 3 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट 3 यूनिट की कितनी है, वो है 600 रुपए। तो 600 को क्या करोगे आप, माइनस करोगे किससे, TCN माइनस 1।
n-1 मतलब कि जो भी n यूनिट, जितनी भी टोटल यूनिट बना रहे हो उसमें से एक यूनिट कम, मतलब इससे पहले कितनी बन रही थी, तो वो आपने देखा यहाँ पे 2 यूनिट बन रही थी, 3 में 2 गया, डेट इज 1, ठीक है। तो वो आपका टीसी कितना आया, टीसी n-1, वो आपने देखा कि आपने कितना पहले बना रहे थे जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो था आपका 400। तो 600 में से आपने 400 क्या किया, माइनस किया, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, डेट इज 200। तो ये तो आपको क्लियर होगा, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो कॉन्जिक्यूटिव में दी हो, ठीक है। दूसरा इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी आता है, वो कब यूज होता है, जब आपने यूनिट जो प्रोड्यूस की है वो मोर देन 1 यूनिट होता है, देन द प्रीवियस फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। मतलब कि जैसे कि वहां पे क्या था, पहले 2 यूनिट बनाई, 2 से आप डायरेक्ट 3 पे आए, ठीक है, बस 1 यूनिट का फर्क था, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे, ये ऐसे जा रहे हो, तो फिर वो वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। लेकिन अगर 1 यूनिट से ज्यादा यूनिट में चेंज है, मीन्स 1 से आप डायरेक्ट 3 पे आ गए, तो वहां पे वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर वहां पे देन यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट, कि टोटल कॉस्ट में मेरा कितना चेंज आया है और यूनिट ऑफ आउटपुट में कितना चेंज आया है। जैसे एग्जांपल ले लो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, 5 यूनिट बना रहे थे, तो उसमें आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा था, 700 आ रहा था। जब आप 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, हमने यूनिट घटा दिया, मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रही, तो मेरा कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल 250 रुपए आ रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट, कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट में, 700 से डायरेक्ट कितने पे आ गए, 250 पे, तो वो आप लिखोगे 450, डिवाइड करोगे चेंज इन यूनिट आउटपुट, पहले 5 बनाए थे अब 3 बनाए थे, मतलब कि 2, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 225। तो इस तरीके से वहां पे क्या था कि 3 से 2 पे आ जा रहे हो, तो एकदम डायरेक्ट, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक लगातार वाली सीरीज चली, एक यूनिट से ज्यादा डिफरेंस नहीं है यूनिट में, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यूनिट में 1 से ज्यादा डिफरेंस में, 5 से 3, तो 2 यूनिट आप डाउन आ रहे हो, ठीक है। 1 यूनिट अगर 5 से 4 आ रहे हो तो वाला फॉर्मूला वर्क करता है, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आप टेबल देख सकते हो, आउटपुट दिया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये याद रखो, ठीक है। टेबल एक तो याद ही रख लो, क्योंकि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो फिर आपको आना चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स ले सकते हो 10 10 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बस याद रख लो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या लेना, 058, ड्रॉ करने में आसानी होगी। फिर टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो लगातार है, 0 1 2 3 4 5, मीन यूनिट जो है वो मोर देन 1 का गैप नहीं है दोस्त इन लोगों के बीच में। तो फिर क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका मतलब जो नेक्स्ट यूनिट है उसको ऊपर वाली यूनिट से क्या करते जाओगे, माइनस करते जाओगे। तो 15 में से 10, पहले 10 को 0 किया तो डैश, 15 में से 10 गया तो ये आई मार्जिनल कॉस्ट 5, 18 यूनिट में से 15 किया तो 3, मतलब कि अब जो पहले 15 बनाए थे अब 18 बनाए, तो कितना कॉस्ट ज्यादा आई, 3, ठीक है। 18 से 22, 22 में से 18 माइनस करोगे 4। इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकाल लोगे अपना। और अब आएगा आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो जब आप प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले लिया, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले लिया, तो आप देख रहे हो कि यू शेप्ड कर्व जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का आपको मिल रहा है। मीन्स क्या है, इन द अबव ग्राफ द MC कर्व इज फॉर्म बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट, 2 पॉइंट से आपने उसके थ्रू आपने प्लॉट कर लिया है। यू शेप्ड कर्व जो है वो आपको मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वर्क करता है इसलिए, ठीक है। इससे पहले हमने टोटल कर्व देखा, ठीक है, और आपने इससे पहले एवरेज कॉस्ट वाला कर्व देखा, मार्जिनल कॉस्ट अब हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कर्व्स का जो शेप है वो यू शेप्ड आ रहा है। वाई, इसलिए हमारा यू शेप्ड आ रहा है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है वो हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का नहीं कहेंगे, बाकी जो एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये आप देख रहे हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इन सब के कर्व आपने देखे यू शेप्ड आ रहे थे। व्हाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इन द बिगनिंग द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड अलॉन्ग विद द फिक्स फैक्टर। क्यों लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वर्क करता है क्योंकि आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉयड करते हो फिक्स फैक्टर के साथ, मीन्स पहले मान लो मशीन एक थी, उसमें एक लेबर काम कर रहा था, तो अच्छे से काम नहीं हो पा रहा होगा, कॉस्ट उतनी आ रही होगी। लेकिन जब आपने वहां पे 2 लेबर लगा लिए जो कि एक मशीन को बहुत अच्छे से चला सकते, तो आपने देखा मेरा काम जो है बहुत स्मूथली होने लगा और कॉस्ट कम होती हुई नजर आई। इसीलिए स्टार्टिंग में तो कॉस्ट कम होती हुई नजर आती है, रिटर्न टू फैक्टर ज्यादा होता है इसलिए, बट बाद में क्या होता है, मार्जिनल वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस क्यों हो जाती है, क्योंकि आप बार बार वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो तो मशीन जो है मान लो ओवर क्राउडेड हो गई,
तो फिर वहां से वो टूटना फूटना या फिर कॉपरेशन ना बन पाना, उसकी वजह से काम सही से ना हो पाना, उसकी वजह से आपकी क्या हुई, कॉस्ट बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो अब जैसे ही प्रोड्यूसर को पता चलता है यहाँ के बाद मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन को यहीं पे रोक देना है। ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इट पुश डाउन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देन when more variable output factor employed result diminishing return and increasing MC after it reaches minimum level, then MC curve falls to the minimum level and then increase। तो शॉर्ट रन में MC कर्व जो है वो आपका यू शेप्ड होगा, ये आपको रखना ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा आपका कि AC और MC के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमने देखा कि AC कर्व हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था, नहीं देखा तो अब देख के आएंगे। MC कर्व हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि MC और AC के बीच में जो है वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो है आपकी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप होगा, क्योंकि भाई दोनों चीजें टोटल कॉस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन हो रही है। चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो, जो कि आप देखते हो टोटल कॉस्ट में से नेक्स्ट वाले टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हो, तो आपकी क्या आती है, मार्जिनल कॉस्ट आती है, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट भी आपने देखी कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से, तो आपकी आती है एवरेज कॉस्ट। तो दोनों कहाँ से आ रही है, टोटल कॉस्ट से आ रही है। While AC is the total cost per unit of output, MC is the additional total cost when more unit of output is produced। दूसरा रिलेशन क्या है इनके बीच में, कि दोनों में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो काम करता है। मीन्स दोनों में का कर्व क्या है, यू शेप्ड है। मीन्स दोनों में स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वो गिरती है, बाद में नॉर्मल एक जैसी, और फिर दोनों की कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू कर जाती है ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसलिए हम ये कहेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसा कॉमन रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप दिखता है। दूसरा चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो सारे कर्व को अपने साथ साथ लेके चलता है। मीन्स अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व भी बढ़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिर रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व भी गिरेगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑप्टिमल लेवल पे आ गया है तो एवरेज कॉस्ट कर्व भी उसी लेवल पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं और टोटल कॉस्ट से डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो कि आप कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट अगर मैं बोलूँ वो आ रही है स्टार्टिंग में 20। ठीक है, और कितने ही, जब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो मान लो आपकी टोटल कॉस्ट 20 आ रही है। जब 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो मान लो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो अगर आप इसका एवरेज कॉस्ट निकालो तो एवरेज कॉस्ट आप क्या देखोगे, एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालो तो 20 में 20 यूनिट को ऑफकोर्स 1 से करोगे तो कितनी आ रही है एवरेज कॉस्ट 20, बाद में 30 को डिवाइड करोगे टू से जो आई आपकी 15। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसका क्या कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में जो भी आपका क्या हुआ, एडिशनल इंक्रीज हुआ। पहले आप 0 से 20 पे आए, इसका मतलब 20 दोनों को देखो स्टार्टिंग में सेव रहेगा कि एडिशनल है। आप 20 से 30 आ रहे हो तो कितना मार्जिनल कॉस्ट आई है आपकी 10। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, गिर रही है, 20 से 10 आ गई। और जैसा मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट अगर गिरती है तो एवरेज कॉस्ट भी गिरती है। तो देखो एवरेज कॉस्ट भी आपकी 20 से क्या हुई है, 15 हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों क्या हमेशा साथ साथ चलेंगे। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जितने भी कर्व को लेकर चलता है अपने साथ चलता है, बढ़ेगा तो दूसरा कर्व भी बढ़ेगा, घटेगा तो दूसरा कर्व भी जो है वो घटेगा। आप देखो अंडरस्टैंड कर पाओगे बेटा एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे हमने वही है, टोटल कॉस्ट ले लिया, AC ले लिया, MC ले लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 क्या है, MC आपने देखा कि लेस देन है AC, इसका मतलब MC जो है वो फॉल हो रहा है। तो अगर MC फॉल हो रहा है तो AC भी फॉल होगा, MC इक्वल है तो AC भी इक्वल, MC बढ़ रहा है तो AC भी बढ़ेगा। बस द डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि MC जो है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है, AC उससे तेज फॉल हो रहा है। MC जो है वो AC के इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं। MC जो है उसको मिनिमम पॉइंट पे कर्व कट करेगा, ये याद रखना। MC जो है वो हमेशा जिस कर्व के साथ बन रहा है उस कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। और थर्ड फेज में है कि MC जो है वो ग्रेटर है AC से, इसका मतलब MC जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इससे AC से ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है जब प्लॉट करोगे, टोटल कॉस्ट को AC MC बनाओगे इस तरीके से। तो फिर आप ये देख रहे हो कि AC देखो यहाँ पे क्या है, 20 से 11 हो गया, तो MC भी गिर रहा है, 10 से 2 हुआ। ठीक है, ये 11 से 9 हुआ, MC भी फॉल हो रहा है 2 से 5।
जैसे जैसे एमसी गिरेगा वैसे वैसे गिरेगा। यहाँ पे एमसी 9 हो गया, एसी भी 9 हो गया। अब देखो एमसी जो है वो इंक्रीज हुआ 9 से 14, तो अब ये भी याद रखना कि एसी भी इंक्रीज होगा, एसी डिक्रीज नहीं होगा, एसी भी इंक्रीज होगा। तो साथ साथ चलेंगे। एमसी जो है हमेशा अपने साथ लेके चलेगा, बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, घटेगा तो दूसरा वाला भी घटेगा। तो अब टेबल हमने देखा कि व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, इट हैपेंस टिल 3 यूनिट आउटपुट। जब एमसी जो है वो एसी से लेस है, जैसे आप देखो यहाँ पे एमसी जो है वो एसी से लेस है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9। तो जब एमसी एसी से लेस होता है तब एसी क्या होता है, एसी फॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे एमसी भी फॉल हो रहा है तो एसी भी क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, विद इंक्रीज आउटपुट हैपन टिल 3 यूनिट। दूसरा है कि व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, जब एमसी एसी के इक्वल होगा तब एमसी जो है वो एसी को कट करेगा एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना है आपको। तो थर्ड पॉइंट है जब एमसी एसी से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो यहाँ पे एमसी जो है वो बड़ा है एसी से, ये एसी 10 है और एमसी जो है 14 है, मीन्स एमसी जो है वो बड़ा है एसी से। तो जब वो बड़ा होगा तब एसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन आउटपुट में। यहाँ पे देखो एसी एमसी भी बढ़ रहा है, एसी भी बढ़ते हुए नजर आएगा, और जो एसी है वो एमसी से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रिलेशनशिप, ये याद रखना है एमसी और एसी में रिलेशनशिप ऐसे रहेगा, एमसी गिरेगा एसी गिरेगा, एमसी इक्वल होगा तो एसी इक्वल होगा, एमसी ग्रेटर होगा मतलब बढ़ेगा तो एसी भी बढ़ेगा। पहले वाले फेज में याद रखना एमसी जो है वो गिरता है लेकिन एसी से धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे एसी जो है वो फॉल कर रहा है इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। एमसी जो है वो इक्वल हो जाएगा एसी के जब वो उसको कट करेगा उसके मिनिमम पॉइंट पे, तब वो कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों। और जब एमसी जो है वो बढ़ते हुए आपको दिखेगा तो एसी भी बढ़ेगा और एसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, विद इंक्रीज होगा, विद इंक्रीज इन आउटपुट, और एमसी जो है वो एसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है आपको। रिलेशन जो है वो साथ साथ चलेगा दोनों का, ये भी याद रखना। एबीसी और एमसी के बीच में रिलेशन, यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। मीन्स एमसी बढ़ेगा तो एबीसी भी बढ़ेगा, एमसी कांस्टेंट होगा तो एबीसी भी कांस्टेंट हो जाएगा, और एमसी एसी को एबीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट भी कर देगा उसी पॉइंट पे। और जब एमसी आपका इंक्रीज होगा तब एबीसी भी आपका इंक्रीज होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी और एमसी दोनों पहले तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिटरमाइन है, जैसे वहाँ पे लिखा था एसी एमसी टोटल कॉस्ट से डिटरमाइन थे, वहाँ यहाँ पे एबीसी और एमसी दोनों हमने केस से डिटरमाइन किए हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। एबीसी क्या है, एबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, और एमसी क्या है, टोटल कॉस्ट में जब एडिशनल यूनिट जो आ रही है उसका कॉस्ट। दोनों लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ पे भी वर्क करेंगे, मीन दोनों का कर्व यू शेप्ड ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर देख लो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपने निकाली है, मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया टोटल आउटपुट से, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज चलेगी। मीन्स आप देख रहे हो एमसी 10 से 2 हुआ, ठीक है, जब एमसी गिरा तो देखो एबीसी भी गिरा 10 से 6। ठीक है, जब ये 2 से 5 आया इंक्रीज हुआ, 2 से 5 आया एमसी। ठीक है, ये 6 से 5.67, ये फेज सेकेंड है। मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉइंट से मानेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली क्या है, आपस में इक्वल। तो जब ये इक्वल हुआ तब ये भी देख सकते हो आप, ये आपको फेज सेकेंड में एमसी इज इक्वल टू एबीसी मिलेगा, और एमसी जो है वो एबीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा यहाँ पे। फिर जो फेज थर्ड है जहाँ पे एमसी जो है वो ग्रेटर एबीसी से, एमसी जो है वो ग्रेटर है, मतलब एबीसी देखो 6.5 है, एमसी 9 है, एबीसी 8 है, एमसी 14 है। तो जब ये ग्रेटर होगा तो क्या होगा, आपका एबीसी इंक्रीज करते हुए दिखेगा, और आप देख रहे हो एमसी भी आपका इंक्रीज होता है। तो सेम वही वाला जो इससे पहले पढ़ा था वही चीज़ है यहाँ पे भी। ये आप इस तरीके से कर्व इसमें भी बनाओगे यू शेप, और इसी तरीके से लिख दोगे कि जब एमसी लेस है एबीसी से तो एबीसी का जो फॉल है, एबीसी जो है वो फॉल हो रहा है इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। मीन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं एबीसी गिर रहा है, कब, जब एमसी लेस है एबीसी से। मीन एमसी भी फॉल हो रहा है लेकिन एमसी जो है वो एबीसी से छोटा है। जब एमसी एबीसी के इक्वल है तब एमसी जो है वो उसको उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर देगा, और जब एमसी ग्रेटर है एबीसी से तो एबीसी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ एबीसी भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मीन्स आपको ये रखना है कि एमसी जब बढ़ रहा है तो एबीसी भी बढ़ रहा है, एमसी जब गिर रहा है तो एबीसी भी गिर रहा है, और एमसी जब एबीसी के इक्वल है तो उसको मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, और कर्व जो है एमसी का वो स्टीपर आपको दिखेगा एबीसी कर्व से। ठीक है, क्योंकि एमसी जो है वो इंक्रीज हो रहा है फास्टर रेट पे एज कंपेयर टू एबीसी। दोनों ही इंक्रीज होंगे साथ साथ, लेकिन यहाँ पे बाद में आप देखते हो कि एमसी का इंक्रीज जो है वो एबीसी से ज्यादा है। यहाँ पे देख रहे हो
एमसी का जो फॉल है वो एबीसी से कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। देखो एमसी यहाँ पे फॉल हो रहा है 10 से 2, यहाँ पे भी एबीसी देखो तुरंत फॉल हो रहा है 10 से 6। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी होंगी कि जब वो गिरेगा तो वो गिरेगा, वो कांस्टेंट होगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा और उसके मिनिमम पॉइंट पे कम करेगा, और वो इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, पैरेलल चलेंगे दोनों साथ। रिलेशनशिप बिटवीन एसी एबीसी एंड एमसी, सेम जो एसी एमसी पढ़ा और एबीसी, इसका रिलेशनशिप आप टेबल बना लोगे इस तरीके से और फिर इसको प्लॉट कर दोगे। सब यू शेप्ड कर्व भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी कर्व ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे कर्व यू शेप्ड होंगे। और जैसा हमने देखा कि एमसी अगर गिरेगा तो एसी एबीसी दोनों गिरेंगे, तो वही चीज़ है कि जब एमसी लेस होता है एसी और एबीसी से तो दोनों क्या है, एसी और एबीसी फॉल होते हैं आउटपुट के बढ़ते हुए। ठीक है, दूसरा है कि एमसी इक्वल हो जाता है जब एसी एबीसी के, तब एमसी कर्व जो है एसी को और एबीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। और जब एमसी ज़्यादा होता है एसी और एबीसी से, तब एसी और एबीसी दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट के साथ राइज करना शुरू करते हैं। तो सेम चीज़ें हैं दोनों तीनों कॉन्सेप्ट में जो लिखी हुई हैं। बस याद रखना कि जब एमसी एसी और एबीसी से लेस होगा तब एसी और एबीसी दोनों क्या करेंगे, फॉल करेंगे। मीन्स एमसी भी फॉल करे, एसी एबीसी भी फॉल करेंगे। दूसरा, जब एमसी मोर होगा, मीन्स अब एमसी ज्यादा वो इंक्रीज हो रहा है, तो एसी और एबीसी भी क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे आउटपुट के साथ। और जब वो इक्वल होगा तब एमसी उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है यहाँ पे और इसको थोड़ा बहुत याद रखना होगा आपको। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।